नमस्ते। मैं क्यों लिखता हूं? अज्ञेय जी द्वारा लिखित मैं क्यों लिखता हूं। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मैं क्यों लिखता हूं इसके लेखक हैं अज्ञेय। कृति का भाग 2 में संकलित इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। और ये अभ्यास के प्रश्न आप देख रहे हैं, एक YouTube चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट इन दी वर्ल्ड। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता चलेगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए चलते हैं मैं क्यों लिखता हूं इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों की ओर। अब हमारे सामने अभ्यास के प्रश्न मैं क्यों लिखता हूं। लेखक है अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम मैंने बताया, फिर बता रहा हूं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यहां हमारा पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? उत्तर देखना है हमें। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं। यह वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं होता है, वह आंखों के आगे नहीं आया हुआ था। अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। जब तक हृदय में अनुभूति न जागे, लेखन का कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखक अपने आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है, उसी अनुभूति के कारण उसे लिखने के लिए वह प्रेरित करती है। वह स्वयं को जानने के लिए भी वह लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देता है। यानी कि जो हमारा अध्याय है मैं क्यों लिखता हूं, जिसके लेखक हैं अज्ञेय, वो ये बताना चाहते हैं कि वो क्यों लिखते हैं, किस वजह से कोई भी लेखक लिखता है। तो यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में देने का प्रयास किया कि जो किसी व्यक्ति विशेष को अनुभूति होती है, उस अनुभूति को वह अभिव्यक्त करना चाहता है, लिखना चाहता है। और एक कारण यह भी होता है कि वह स्वयं को जानना चाहता है कि मैं कितना कुछ कर सकता हूं समाज हितार्थ, समाज हित के लिए। इसलिए भी लेखक अपने कलम को उठाता है, चलाता है। दूसरा प्रश्न देखें, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है। अब आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाला गया था। भोक्ता का मतलब भोगने वाला। इस चीज का भी चित्रण यहां पर बताने का प्रयास किया लेखक अज्ञेय ने। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबार में पढ़ चुका था। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। वह उस अस्पताल में भी गया जहां आज भी उस भयानक विस्फोट से पीड़ित लोगों का इलाज हो रहा है। इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकारा नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने उसी स्थान पर एक बड़े से जले पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी। विस्फोट के समय कोई व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया और पत्थर को झुलसा दिया। इस प्रकार जैसे समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई हो। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब यानी इस प्रश्न को यदि संक्षेप में समझाने का प्रयास करूं तो मैं बता दूं कि दूसरा विश्व युद्ध जो चल रहा था, उस समय जापान के 2 विशेष नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम डाले गए थे। उस परमाणु बम के प्रभाव के कारण वहां सब कुछ तहस नहस समाप्त हो गया था। लेखक ने जब वो देखा तो पता चला, जब वहां पर गए वो, तब उन्होंने देखा कि पत्थर के पास एक व्यक्ति की उजली छाया थी। यानी कि एक व्यक्ति उस विस्फोट के समय उस पत्थर के आसपास खड़ा होगा तो पत्थर के आसपास खड़े होने वाले व्यक्ति को उस परमाणु की जो रेडियोधर्मी किरणें थी, उन्होंने उसको भाप बना दिया, झुलसा दिया और उसकी परछाई उस पर दिखाई देने लगी। पत्थर भी तहस नहस हो गया, झुलस गया। इस प्रकार की अनुभूति को लेकर यहां पर बताना चाहते हैं।
आगे देखिए तीसरा, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती थी। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। उत्तर देखिए किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने के लिए और संपादक व प्रकाशक का आग्रह प्रेरित करता है। देखिए हम यूं कहें कि कोई भी लेखक किसी विशेष परिस्थितियों में लिखना आरंभ करता है तो कई कारण उसके हो सकते हैं। जैसे तो आर्थिक व्यवस्था, हो सकता है धन की कमी हो, धन प्राप्त करना चाहता हो सकता है आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था का मतलब है कि व्यक्ति के मन की अंदर की स्थिति बार बार विवश कर रही हो कि लिखो कुछ, अपनी बातें कहो। प्रसिद्धि पाना भी एक कारण हो सकता है। ये सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में प्रसिद्ध होना चाहता है, तो लेखक भी प्रसिद्ध होना चाहता है, इस कारण भी वो लिख रहा होगा। या कई बार संपादक और प्रकाशक का आग्रह, जो संपादक या प्रकाशक पब्लिशर होता है, किताब छापने वाला, वो भी कई बार लेखक को आग्रह करता है कि आप लिखें। इस तरीके से लेखक लिखने की ओर प्रेरित होता है। आगे देखिए 3.2 में, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। उत्तर देखिए किसी रचना को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण भी रचना लिखने के लिए उत्साहित होना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। यानी कि यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया, यदि व्यक्ति लाख चाहे दूसरे के कहने पर लिखने का प्रयास करे, परंतु जब तक उसकी अंतरात्मा, उसका मन किसी काम को करने के लिए व्याकुल नहीं होगा, तब तक वह सही और श्रेष्ठ नहीं लिख सकता। किसी के कहने भर से ही लिखा नहीं जाता, अपितु व्यक्ति के अंदर की जो आत्मा है, मन है, उसे प्रेरित करता लिखने के लिए। तत्पश्चात वह अपने अंदर की अनुभूति को, इधर उधर जो कुछ भी देखा है, उसको जो महसूस किया है, उसको अपनी कलम के द्वारा लिखने का प्रयास करता है। आगे देखें, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। अब कई दबाव हो सकते हैं लिखने के लिए व्यक्ति को। एक तो अंदर की अनुभूति होती है, आत्मानुभूति या स्वयं के अनुभव, जो उसे बार बार प्रेरित करें कि लिखो। कुछ बाह्य दबाव भी हो सकते हैं, जैसे कोई आत्मानुभूति, स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, परंतु इसके साथ साथ कुछ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं जो लेखक को लिखने के लिए विवश करते हैं। जैसे आर्थिक लाभ की आकांक्षा, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं धनी बनूं। हो सकता है कि लेखक के मन में भी कहीं ऐसी भावना आती हो कि यदि वह लिखेगा तो उसका प्रकाशन जो होगा वो बिकेगा, छपेगा। दूसरा, सामाजिक परिस्थितियां। कई बार सामाजिक परिस्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल होती हैं, तभी व्यक्ति लेखक लिखने के लिए आगे बढ़ता है। संपादकों का आग्रह होता है और विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ नया समाज को देना चाहता है, लिखना चाहता है, इसलिए वह लेखन आगे बढ़ाता है। आगे देखिए, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को भी प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। अब केवल लेखकों पर यह बात सिद्ध होती है कि जो बाहरी दबाव होते हैं, लोगों का दबाव होता है, वो उसे प्रेरित करता है, या कुछ अन्य जो क्षेत्र होते हैं, जैसे ड्राइंग का है, पेंटिंग का है, गाने का है, कुछ अलग जो कलाकार होते हैं, उन पर भी यह दबाव पड़ता है, इन चीजों का बाह्य दबाव। उत्तर है बिल्कुल हाँ, ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार हो, सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य अपनी कला का प्रदर्शन करता हो, परंतु उसके क्षेत्र की व्यवस्था एवं रचनाकार से अलग नहीं है। यानी कि हम ये कहें कि यदि कोई व्यक्ति गायककार है परंतु वह गा नहीं पा रहा है, तो लोग उसे प्रेरित करते हैं कि हाँ हाँ भाई तुम गाओ, तुम अच्छा गा सकते हो। कोई व्यक्ति पेंटिंग करने वाला है तो पेंटिंग करने के लिए लोग उसे प्रेरित करते हैं। ऐसे ही लिखने के लिए लोग प्रेरित करते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे आप, अभिनेता, मंच कलाकार या नृत्यकार, इन पर निर्देशक का दबाव रहता है। अब जितने हमारे अभिनेता हैं, चाहे हमारे श्रेष्ठ अभिनेता हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र कौन, अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, जो एक बहुत बड़े कलाकार हैं, अभिनेता हैं, नृत्य भी करना जानते हैं और गाते भी हैं, गायक भी वो हैं, उन पर भी जो निर्माता, निर्देशक, फिल्म आदि बनाने वाले होते हैं, उनका दबाव रहता है कि आपको इस प्रकार से काम करना होगा।
इसी प्रकार गायक और गायिका, इन पर भी आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। जैसे कोई स्कूल या कॉलेज में कोई फंक्शन होता है तो वो अच्छा गाएंगे तभी लोग उस पर ताली बजाते हैं, और जो आयोजक मंडल होता है, जो व्यक्ति जिनकी तैयारी करवाते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि अच्छा कुछ गा पाए, और श्रोताओं का दबाव उस पर बन जाता है। मूर्तिकार, इस पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव होता है, और जो मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति है उस पर जो व्यक्ति मूर्ति बनवाना चाहते हैं उन ग्राहकों की इच्छाओं का दबाव होता है। अगर किसी ग्राहक ने मूर्ति वाले से कहा कि भाई इस प्रकार की मूर्ति बना के दे दे, और उस व्यक्ति ने अर्थात मूर्तिकार ने, मूर्ति बनाने वाले ने एक सामान्य मूर्ति बना दी, तो क्या उसको खरीदेगा? अर्थात नहीं। इसलिए उनका दबाव भी होता है। चित्रकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं का भी दबाव रहता है। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि अन्य जो क्षेत्र हैं जिनसे जुड़े हुए कलाकार होते हैं उनको भी बाह्य दबाव प्रेरित करते हैं लिखने के लिए, कहने के लिए, गाने के लिए, नाचने के लिए, या अलग अलग प्रकार की पेंटिंग चित्रकारी करने के लिए। अगला प्रश्न देखें, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? अब लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखी थी क्योंकि अगे जी एक बहुत बड़े कवि भी हैं, समीक्षक, आलोचक हैं। ऐसे ही उनसे पूछा गया है कि आप कैसे बता सकते हैं? लेखक जापान घूमने गया तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उनका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई। लेखक को लिखने के लिए उस स्थिति ने प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। यानी कि लेखक ने हिरोशिमा में जाकर बहुत कुछ देखा, लेकिन उससे वो इतना प्रभावित नहीं हुआ जितना कि उस पत्थर पर जो उस उजली छाया थी उस व्यक्ति विशेष की, उससे कितना अनुभूति उसको हुई, उसने उसे प्रेरित किया लिखने के लिए, और कविता आदि उन्होंने लिखा। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग। जैसे हम एक निबंध पढ़ते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो वरदान भी है विज्ञान, परंतु कई बार अभिशाप बन जाता है। यदि विज्ञान ने जो उन्नति की है, जो परमाणु अस्त्र बनाए हैं, उनका वह व्यक्ति मानव हित में प्रयोग न करके उनका दुरुपयोग करता है तो वह एक अभिशाप बन जाता है। यहां भी वही प्रश्न है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपके दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहां कहां और किस तरह से हो रहा है, आपको बताना है। तो हम विज्ञान वरदान अभिशाप जिस प्रकार निबंध पढ़ते हैं तो उसी तरह का यहां पर कुछ पॉइंट हो सकते हैं। जैसे हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है ही, पर हम मनुष्य द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे विज्ञान ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर लिया। बिल्कुल सही है, जितना विज्ञान उन्नति करता जाता है उसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी होता है। नंबर 2, इस विज्ञान के देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं। अंग प्रत्यारोपण का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के शरीर में कोई अंग खराब हो गया, चाहे उसका हार्ट हो, चाहे उसकी किडनी हो या अन्य कोई अंग, तो उस व्यक्ति का अंग जो खराब हो चुका उसको निकाल देते हैं और दूसरा अच्छा अंग, शारीरिक अंग किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से लेकर के लगा सकते हैं। जैसे कि आंख भी दूसरे व्यक्ति की लग जाती है। किडनी यद्यपि स्वस्थ मानव में 2 होती हैं, और यदि एक किडनी किसी खराब हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति से जो किडनी डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है, उसकी किडनी उसको लगाई जा सकती है। यह अंग प्रत्यारोपण विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया। परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर ही हम करते हैं और हम मानव अंगों को व्यापार करने लगे हैं। आजकल कुछ ऐसा दुरुपयोग होने लगा है कि बहुत से लोग इस विज्ञान के सुंदर लाभ का एक तरह हानि में बदल रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण के बहाने कुछ लोग अंगों को निकाल लेते हैं और उसे मार्केट में बेच देते हैं, व्यापार करते हैं लोग। मार्केट से मतलब यहां पर सामान्य मार्केट नहीं है,
यहाँ पर तस्करी, या यूं कहना चाहिए कि जो डॉक्टर्स के यहाँ हॉस्पिटल्स में मार्केट होती है, मतलब कि जिनको अंग चाहिए होता है वो मुंह मांगी कीमत पर उन्हें खरीद लेते हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं, बिल्कुल सही कहा है। विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है, ये भी ठीक है। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया, ये उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्य ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दिया। अब वायरस जो शब्द है, ऐसा ही वायरस आजकल हमारे पूरे विश्व में चल रहा है, जिसका नाम कोरोना वायरस नाम दिया गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान का चमत्कार, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष ने, अर्थात किसी देश ने या किसी साइंटिस्ट ने या किसी लैब में इसको एक तरह से बनाया गया है। कुछ लोग अलग अलग मतांतर हैं। सच्चाई क्या है कुछ दिनों में हमारे सामने आ जाएगी। आज हर देश परमाणु अस्त्रों को बनाने में लगा है, जो आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अगला प्रश्न देखें। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आप क्या भूमिका निभाएंगे? आप क्या करेंगे एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के नाते? उत्तर देखें। हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यह कहना है कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, सही है, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना सर्वथा गलत हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका दुरुपयोग नहीं करते, अभी तो सदुपयोग करते हैं और निरंतर इसको रोकने का कुछ उपाय भी करते हैं। पहला, विज्ञान के बना हथियारों का यथासंभव मानवता की भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। दूसरा, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेकों कार्यक्रम व सभा का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके, और इन समारोह में जाकर लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तीसरा, टीवी प्रसारित अश्लील कार्यक्रम का खुलकर विरोध करना चाहिए और समाज उपयोगी कार्यक्रम और उनके प्रसारण का हमें अनुरोध करना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल टीवी के ऊपर, दूरदर्शन पर रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला आदि सब कुछ पौराणिक धार्मिक ग्रंथों पर आधारित जो हमारा इतिहास है वो टीवी पर चल रहा है, जिसको हम सबको देखना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में सद्बुद्धि, हम एक तरह से अच्छे रास्ते की ओर आगे बढ़ पाएं, तो जीवन में अच्छा कुछ कर सकें। किस प्रकार से राम एक आदर्श भाई है, एक आदर्श पुत्र है, एक आदर्श पति भी है, किस तरह की चीजें उसमें आती है, सब चीजें हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने जो अध्याय था अज्ञेय द्वारा रचित मैं क्यों लिखता हूं, इसको आपने देखा, और आपने कहां देखा इसको? आपने स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड मेरे YouTube चैनल पर देखा। अब लगातार इसी प्रकार से मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर बने रहें, और मैं हूं आपका साथी डॉक्टर बसंत बंसल। आपका धन्यवाद।